नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली अध्ययन में हमने लिया है 9 अप्रैल सन 2007 का डाटा। 6:42 सुबह का कन्नौज का जन्म है। मेष लगन की कुंडली है, 1 नंबर लगन में लिखा हुआ है। पहले ग्रह स्पष्ट देखेंगे, फिर कुंडली का विश्लेषण और इनके प्रश्न जो है उनका उत्तर दिया जाएगा। धनु, यहाँ पर मेष लगन है, लगन 9 अंश का है, मेष राशि है लगन में, अश्वनी नक्षत्र में लगन है, यानी लगन केतु के नक्षत्र में है। सूर्य कुंडली में 24 अंश का होकर के मीन राशि में है, रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है। चंद्रमा 4 अंश का है, धनु राशि में है, मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है और यहाँ पर यह केतु के नक्षत्र में है, तो यानी गंडमूल में इनका जन्म हुआ था। मूल में इनका जन्म हुआ है, जिसकी शांति होती है जन्म के 27 दिन बाद। तो हुआ होगा। यहाँ पर मंगल जो है 8 अंश का होकर के कुंभ राशि में है, शतभिषा नक्षत्र में है, यह राहु का नक्षत्र है। बुध 2 अंश का होकर के मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में बैठा है। गुरु 25 अंश का है, वृश्चिक राशि ज्येष्ठा नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है। तो गुरु और बुध के नक्षत्र का परिवर्तन हुआ है। 2 ग्रह जब एक दूसरे के नक्षत्र में होते हैं तो उसे अच्छा माना जाता है। यहाँ पर अगर हम शुक्र को देखें तो 2 अंश का होकर के स्वा राशि में वृषभ राशि में है, कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में बैठा है। शनि 24 अंश का है, कर्क राशि में है, श्लेखा नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं शनि महाराज। राहु 21 अंश का है, कुंभ राशि में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। केतु 21 अंश सिंह राशि पूर्वा फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो ये ग्रहों का विवरण हो गया। मेष लगन की कुंडली में कारक ग्रह, पहला कारक मंगल होता है जो कि लगन का स्वामी है, दूसरा कारक सूर्य होता है जो कि पंचम का स्वामी है और तीसरा कारक ग्रह बृहस्पति होता है जो कि नवम भाव का स्वामी होता है। मेष लगन में द्वितीय भाव और 7वें भाव का स्वामी शुक्र होता है, इसलिए शुक्र एक मारक ग्रह के रूप में काम करता है। दूसरा मारक इस कुंडली में बुध होता है जो कि तृतीय और छठे भाव का स्वामी होता है। अब यहाँ पर अगर हम मार्कत्व में शुक्र को देखें तो शुक्र कुंडली में स्वस्थ है, अच्छा है, पीड़ित नहीं है, इसलिए शुक्र इनको कोई विशेष तकलीफ या परेशानी नहीं देने वाला है मारक होने के बावजूद भी, क्योंकि यह स्वराशि का होके बैठा है, शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि में भी आ रहा है। तो कुल मिलाकर के शुक्र अच्छा है, मारक के रूप में यह इनको परेशान नहीं करेगा, उन्नति ही देगा। दूसरा मारक जो बुध है यह थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा। बुध जो है नीच राशि में होकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है। अभी 12वें भाव में नीच का हो गया है बुध, तो मारक ग्रह भी है, तो बुध से जुड़ी हुई समस्याएं जीवन में आ सकती हैं। बुध में एक तो कभी कुछ स्किन की प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ कम्युनिकेशन में जो है परेशानियां आ जाती हैं, कभी कभी ऐसे लोग तर्क के बजाय कुतर्क करने लग जाते हैं, ऐसी समस्याएं भी बुध से आती हैं। तो बुध इस कुंडली में नीच का हुआ है जो कि मारक ग्रह है। बुध में अशुभता आ गई है, हालांकि बुध अस्त तो नहीं है। बुध जो है 2 अंश का है, सूर्य 24 अंश का है, तो अस्त नहीं है, यानी अन्य चीजें बुध के साथ में ठीक हो गई हैं। अगर D9 देखेंगे नवमांश कुंडली, तो यहाँ भी बुध उच्च का अगर हुआ होता तो नीच भंग हो जाता। अच्छी बात यह है कि यह बुध और सूर्य गुरु की राशि में बैठे हैं और गुरु की दृष्टि में आ गए हैं। इससे जो है बुध और सूर्य के फलों को गुरु कंट्रोल करेगा और उनसे अच्छा फल ले लेगा। अब आ जाते हैं लगन पे। लगन का स्वामी कौन है? मंगल है। कहाँ बैठा है? एकादश भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश होकर के एकादश भाव में जाना, वो भी मंगल जैसे प्रतापी ग्रह का, तो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बना देता है। क्योंकि मेष लगन है, मंगल का लगन है, एकादश में है, ऐसे लोग अपने शरीर पे विशेष ध्यान देते हैं। मंगल मांसपेशियों वाला ग्रह है, तो ऐसे लोग अपनी मांसपेशियों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इन अपनी मांसपेशियों पर, शरीर पर ध्यान देने से इन लोगों की बॉडी फिजिकल अपीयरेंस काफी अच्छा हो सकता है।
मंगल राहु के साथ में बैठा है, इसे अंगारक दोष बोलते हैं, लेकिन एकादश भाव का अंगारक दोष कोई विशेष हानि नहीं पहुंचा पाता है, कोई समस्याएं नहीं देता। हालांकि ये एकादश भाव में है, दो क्रूर ग्रह होते हैं, तो बड़े भाइयों से सुख का अभाव हो जाता है। दूसरी चीज, एकादश भाव में ये उपचय भाव में आता है, तीसरा भाव, छठा भाव, दसम और एकादश उपचय में आता है। इसमें जो क्रूर ग्रह होते हैं तो व्यक्ति को तरक्की का मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो दोनों मिल करके लाभ और प्रगति में सहायक होंगे। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ कंजंक्शन यह बनेगा कि ये जो संतान भाव है, यहाँ पर केतु बैठा है और मंगल की दृष्टि आ गई। संतान भाव का स्वामी कहाँ गया है? 12वें भाव में गया हुआ है। तो संतान में थोड़ी सी रुकावट और बाधा दिखाई दे सकती है। अब चूंकि हम अभी संतान की चर्चा कर रहे हैं, तो संतान के लिए हमें D7 भी देख लेना चाहिए, क्योंकि लगन कुंडली से कुछ दिक्कतें नजर आ रही हैं। लगन कुंडली प्रॉमिस कर रही है कि यहाँ पर केतु बैठा है, जो कि गर्भ को नष्ट करवाता है। मंगल की दृष्टि आने पर यह योग और प्रबल हो जाता है। संतान भाव का स्वामी 12वें में गया हुआ है, और अगर ये खुद के भाव से देखें, सूर्य 5वें भाव से खुद अष्टम में गया हुआ है। अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि भी पड़ गई है, ये थोड़ी सी अच्छी बात बन रही है। शनि का जो पुत्र होता है गुलिक, वो भी इसी संतान भाव में ही बैठा हुआ है। तो इसलिए संतान को लेकर के लगन कुंडली में थोड़ी सी परेशानियां नजर आ रही हैं। अब हम अगर इसी चीज को D7 से क्लियर करें, तो लगन में शनि महाराज बैठे हैं वक्री होकर के। तो वक्री होने पर शनि चाहे लगन कुंडली के पंचम में वक्री हो, चाहे D7 के लगन में वक्री हो, तो संतान में देरी का कारण बनता है। यानी लग्न कुंडली और नौमा D7 से, सप्तमांश से, दोनों से संतान में देरी नजर आ रही है। अब यहाँ पे एक सलाह दिया जाएगा कि विवाह करते समय कुंडली मिलान में ऐसी कुंडली ली जानी चाहिए जिसका पंचम भाव कमजोर ना रहे, क्योंकि इसमें कुछ हद तक पंचम भाव कमजोर आ रहा है। हालांकि शुक्र स्वाग्रही है, अच्छा है, गुरु की दृष्टि में है, संतान उत्पत्ति की क्षमता में कोई कमी नहीं नजर आ रही है। बस जैसे ही गर्भ आए, कभी विवाह होने के बाद संतान की बारी आए, तो तुरंत केतु और मंगल के लिए उपाय किया जाएगा, तो गर्भ ठहरेगा, अन्यथा गर्भ खराब होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। D7 का लग्नेश बुध है, उच्च राशि में हुआ है, इसलिए संतान तो होगी, यह पक्की बात है। और संतान भाव के स्वामी पर भी गुरु की दृष्टि है, इसलिए विलंब से, कुछ समस्याओं के साथ, लेकिन संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अगले बिंदुओं पर चलते हैं। अब यहाँ पे मंगल और राहु का फलादेश हम कर रहे थे, मंगल की दृष्टि का फलादेश हमने किया, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है संतान के मैटर में। शेष मंगल राहु की युति यहाँ पर कभी कभी जातक को अति महत्वाकांक्षा से युक्त करता है। जातक अधिक सोच विचार करते हैं, एक्शन के बजाय इमेजिनेशन ज्यादा करते हैं, तो इमेजिनेशन के बजाय इनको एक्शन पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ मंगल के साथ राहु व्यक्ति के अंदर उतावलापन, अधैर्य और जल्दबाजी भी भरने का प्रयास करता है। चीजों की प्राप्ति के लिए, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिक धैर्यवान होने की जरूरत रहेगी। इस मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ आएगी शुक्र के ऊपर, द्वितीय भाव में मंगल खुद लग्नेश है, इसलिए मंगल की दृष्टि यहाँ पर आने के नाते, शुक्र के ऊपर होने के नाते यहाँ पर अच्छा फल करेगा। अब ये जो शुक्र बैठा है, ये पत्नी भाव का भी स्वामी है, धन भाव का भी स्वामी है, लग्नेश के नियंत्रण में है। ऐसे जातक स्त्रियों पर, अपनी पत्नी पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं, उनके फाइनेंशियल फ्रीडम, उनके वस्त्र आभूषण और रहन सहन पे ध्यान देते हैं, यानी अपनी पत्नियों के ऊपर उनके सुख साधन और इच्छाओं की पूर्ति पर पैसा खर्चा करते हैं, और स्त्रियों को अपनी तरफ से ज्यादा सुख देने का भी प्रयास करते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि थोड़ा संतान के लिए दिक्कत करेगी। 8वीं दृष्टि आएगी छठे भाव पर, जो कि अच्छा है, शत्रुघ्नता योग बनाएगा, जिससे जातक अपने मामलों में, अपने कंपटीटर्स में हमेशा अव्वल रहेगा, कंपटीटर्स में पीछे नहीं छूटेगा, कंधे से कंधा मिला करके कंपटीशन करेंगे। अब आ जाते हैं द्वितीय भाव पर और शुक्र पर। द्वितीय भाव में शुक्र स्वाग्रही बैठा है, शुक्र धन भाव का स्वामी होकर धन भाव में ही बैठा हुआ है, और इसका जो नक्षत्र पड़ रहा है, ये शुक्र सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, और सूर्य 12वें भाव में है। तो दो चीजें, 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का होता है और द्वितीय भाव धन का। तो धन
कैश में भी बहुत पर्याप्त रहेगा और इन्वेस्टमेंट के रूप में भी इनके पास पर्याप्त लिक्विडिटी रहेगी। यानी नकदी और इन्वेस्टमेंट दोनों तरीके से, वो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉपर्टी का हो, तमाम प्रकार के इन्वेस्टमेंट और फंड वगैरह भी ये अपने जीवन में मैनेज कर पाएंगे। अच्छा है, धन का योग अच्छा है कुंडली में। धन भाव का स्वामी धन भाव में है, धन के कारक गुरु की दृष्टि में है, इसलिए यह धन योग इस कुंडली में अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। तृतीय भाव का स्वामी बुध है, 12वें में गया हुआ है। यहाँ पर छोटे भाई और बड़े भाई दोनों के सुखों का थोड़ा सा अभाव नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से हम छोटे भाई को देखते हैं, स्वामी बुध है, 12वें में गया है और बड़े भाई वाले स्थान में राहु और मंगल की युति है, यानी भाइयों से सुख का अभाव रहेगा। आ जाते हैं चतुर्थ भाव पर। चौथे भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं और शनि वक्री है, चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, चर राशि में बैठे हुए हैं। तो शनि जब चौथे में बैठता है तो व्यक्ति जीवन में जो भी काम करता है, गाड़ी लेना होगा तो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, गाड़ी मजबूत लेंगे, शनि मजबूती का प्रतीक है। घर बनवाएंगे तो मजबूत घर बनवाएंगे, यानी जब शनि यहाँ पर होता है तो भूमि भवन और वाहन के मामले में दिखावटीपन से ज्यादा ध्यान व्यक्ति उसकी मजबूती पर देता है, उसकी लाइफ पर ध्यान देता है। तो जो भूमि भवन वाहन से जुड़ी चीजें जीवन में आएंगी वो काफी मजबूत रहेंगी, यानी मजबूत काम जीवन में करेंगे। शनि इस कुंडली में दसम भाव और एकादश भाव का स्वामी होकर के बैठा है चौथे में, इसलिए यह योग काफी अच्छा है। शनि दसम भाव का खुद स्वामी है और दसम भाव को देख रहा है। शनि या तो सिविल इंजीनियरिंग की तरफ ले जाता है या फिर लॉ के फील्ड में ले जाता है। तो शनि महाराज यहाँ पर जो बैठ के दसम भाव को देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, तो ये इनको लॉ के फील्ड में ले जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर D10 देखें, करियर के लिए अब बात कर रहे हैं, तो करियर को कंक्लूड करने के लिए हमें D10 की भी जरूरत होती है। लगन कुंडली से शनि की दसम पर दृष्टि है, अपने ही घर को देख रहे हैं, इसलिए शनि महाराज कैरियर में दिन प्रतिदिन उन्नति ही कराएंगे। शनि लॉ के फील्ड से जुड़े हुए ग्रह हैं, इनका प्रश्न भी है कि लॉ के फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं कि नहीं, तो लॉ के फील्ड में ये सक्सेस हो जाएंगे। इसमें एक बड़ा कारण यह भी बनता है, गुरु और शनि दोनों मिल करके लॉ के फील्ड में अच्छी सफलता देते हैं, क्योंकि शनि क्या है, न्याय है, और गुरु क्या है, ज्ञान है। ज्ञान और न्याय का संबंध बनता है तो बड़ा सुखद परिणाम मिलता है लॉ के फील्ड में। तो ये जो शनि महाराज बैठे हैं, इनके ऊपर गुरु की नामी दृष्टि, नाइन्थ दृष्टि भी पड़ गई है, इसलिए इनको लॉ के फील्ड में ही जाना चाहिए। इनके कुंडली में नौकरी का योग कमजोर है, अपनी प्रैक्टिस करना। नौकरी के लिए हम छठा भाव देखते हैं, तो छठे भाव का स्वामी बुध है, नीच का होकर के बैठा है। तो नौकरी अभी से इनको माइंड मेकअप करना चाहिए कि इनको नौकरी के हिसाब से खुद को प्रिपेयर नहीं करना है, इनको अपने काम के हिसाब से ही खुद को प्रिपेयर करना है। सातवां भाव देखें तो सातवें भाव से बिजनेस वगैरह या अपना खुद का काम देखें तो यहाँ का स्वामी शुक्र है और स्वराशि का है। नौकरी वाले भाव का स्वामी वीक है, तो इनको कुछ ऐसा ही करना है जहां से ये खुद काम करें, ना कि नौकरी करें। तो लॉ की खुद की फर्म, लॉ की खुद की प्रैक्टिस इनके लिए सबसे ज्यादा उचित बनेगा। लगन कुंडली यही प्रॉमिस कर रही है। D10 देखेंगे तो यहाँ पे D10 में सूर्य बैठा है। सूर्य क्या होता है, यश और प्रसिद्धि का ग्रह होता है, लगन का मित्र भी है, धन भाव का यहाँ से स्वामी है। तो अब सूर्य यहाँ पर शासन और अधिकारियों से जुड़े हुए मामलों से भी लाभ दिलाएगा, यानी जो कोई भी अधिकारी वर्ग रहेंगे, शासन प्रशासन से जुड़े लोग रहेंगे, सूर्य इनके D10 में लगन में बैठा है, यानी काम काज में इनके, सिर्फ प्रोफेशन के मामले की बात मैं कर रहा हूँ, वहां पर सरकारी अधिकारियों का काफी सहयोग मिलेगा। मंगल भी दसम भाव में यहाँ पर स्वाग्रही होकर के रोचक योग बना रहा, बड़ी अच्छी ख्याति अपने कामकाज में इनको मिल जाएगी। अब यहाँ पर पुनः जो लगन कुंडली के दसम भाव का शनि है, इसके ऊपर पुनः गुरु की नवम दृष्टि आ गई है। लॉ का फील्ड आपके लिए एकदम उचित है, अनुकूल है, और साथ ही साथ आपकी कुंडली में लॉ के अलावा प्रॉपर्टी आदि से भी जुड़े हुए योग बनेंगे, वहां से भी आप इन्वेस्टमेंट या किसी प्रकार से लाभ पाएंगे, क्योंकि मंगल लगन कुंडली में एकादश भाव में है और D10 में भी दसम भाव में बैठा हुआ है। तो प्रॉपर्टी वगैरह भी आपका कुछ न कुछ साइड काम या बिजनेस चलेगा।
D10 अच्छा है, लगन का लॉर्ड चंद्रमा है और यह चंद्रमा लगन को देख रहा है। लगन पे दो दो शुभ ग्रहों की दृष्टि भी है, अच्छी बात है। दसम भाव भी अच्छा है, धन भाव यानी द्वितीय भाव, पैसे से आने वाला धन, यह भी अच्छा है। राहु तृतीय भाव में तो बहुत ही अच्छा होता है, उच्च राशि में भी है। शनि और बुध की युति भी काफी अच्छी मानी जाती है, दोनों मित्र ग्रह हैं। शुक्र चंद्रमा का योग यहाँ पे बना हुआ है, भृगु केसरी बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे जब बुध चंद्रमा और शुक्र एक साथ आ गए हैं तो ये जो भी काम करेंगे उसमें इनके कलिग जो होंगे, इनके जो सहयोगी होंगे, उनमें स्त्रियों की भूमिका अधिक होगी। स्त्रियों से इनको कामकाज में ज्यादा लाभ और विश्वसनीयता की प्राप्ति होगी और कलिग्स सहयोगी बड़े अच्छे मिलेंगे। गुरु और केतु की भी युति बनी हुई है और चंद्रमा भी लगन कुंडली में नवम भाव में है। सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण ही नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी कुंडली अच्छी हो जाती है। चंद्रमा नवम भाव में है तो व्यक्ति जो है धार्मिक यात्राएं और तीर्थ यात्राएं भी करता है। यानी कैरियर इनका अच्छा दिखाई दे रहा, कुल मिलाकर के लॉ की फील्ड ही इनके लिए ज्यादा अच्छी है और लॉ के साथ साथ प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़ा हुआ काम भी कुछ ना कुछ अच्छा खासा चलेगा। शनि महाराज चतुर्थ भाव में है, चंद्रमा की राशि में है, हवाई यात्राओं का भी योग कुंडली में बना हुआ है। अब इस कुंडली में आ जाते हैं हम सप्तम भाव पर, विवाह के लिए देखते हैं। विवाह भाव अच्छा है, विवाह भाव में कोई क्रूर ग्रह नहीं बैठा है, ना ही किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि जा रही है। विवाह भाव का स्वामी शुक्र है, द्वितीय भाव में गया हुआ है और गुरु की दृष्टि में है। तो यहाँ पर विवाह के बाद इस कुंडली में धन योग एक्टिव होगा, यानी विवाह के बाद काफी तरक्की कर जाएंगे। काफी सुखद वैवाहिक जीवन यहाँ पर नजर आ रहा है। कुंडली मांगलिक नहीं है, मंगल इन घरों में होता है तो कुंडली मांगलिक होती है। दूसरा, वैवाहिक जीवन में कलह आदि की स्थिति के लिए सप्तम भाव से द्वितीय यानी अष्टम भाव को देखा जाता है। तो अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठा हुआ है और शुभ ग्रह की दृष्टि भी आ गई है। वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण और मधुर रहेगा, कुंडली मांगलिक आदि भी नहीं है। अष्टम भाव का गुरु आयु भी लंबी करता है, लेकिन थोड़ा पेट और पाचन की शिकायतें भी देता है। पेट और पाचन की शिकायतें, थोड़ा स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं और कभी कभी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने की जरूरत इनको रहेगी। हालांकि गुरु यहाँ पर है तो इसकी दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी, शुभ और मांगलिक कार्यों में इनसे पैसा खर्चा करवाएगा। और दूसरा, धन भाव को देखेगा, धन आएगा भी बचेगा भी, खूब बचेगा। चौथे भाव को देखेगा, भूमि भवन वाहन का सुख उत्तम प्रदान करेगा। चंद्रमा नवम भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव का स्वामी है। जिनका जो अपना घर बनवाएंगे उस घर में ये मंदिर आदि का निर्माण भी करेंगे, घर के बाहर शिव मंदिर शिवलिंग आदि की स्थापना भी करेंगे, धार्मिक यात्राएं तीर्थ यात्राएं आदि भी करेंगे। और चंद्रमा नवम भाव में होता है तो व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ ईश्वर को जानने का भी प्रयास करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ईश्वर क्या है, मूल तत्व क्या है, उसको भी जानने और समझने का ऐसे लोग प्रयास करते हैं। एकादश भाव का योग कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक ठाक है। 12वें भाव पर आ जाएं तो 12वें भाव में सूर्य महाराज और बुध महाराज बैठे हैं, बुधादित्य योग बना हुआ है। यहाँ पर बुध नीच राशि में है, कुंडली में सबसे जो थोड़ा सा खराब स्थिति में है वो बुध महाराज ही है। सूर्य जो बैठा है ये पंचम भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, बुध तृतीय और छठे भाव का स्वामी होकर बैठा है, तो यहाँ पे विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है। गुरु के द्वारा विपरीत राजयोग अगर देखें तो भी नहीं बन रहा है, 12वें भाव का स्वामी होकर के 8वें में आया है, लेकिन शुक्र सामने पड़ गया इसलिए नहीं बना है। राशि परिवर्तन वगैरह का योग अगर देखें तो यहाँ पे शुक्र अपनी ही राशि में है, शनि चंद्रमा की राशि में है लेकिन चंद्रमा शनि की राशि में नहीं, मंगल शनि की राशि में है, यहाँ भी राशि परिवर्तन नहीं है। सूर्य वह गुरु की राशि में है लेकिन गुरु मंगल की राशि में है, तो राशि परिवर्तन योग नहीं बन रहे हैं। ग्रहों की प्लेसमेंट ठीक ठाक है कुंडली में, इसलिए जीवन अच्छा चलेगा। अब आ जाते हैं विवाह आदि के संदर्भ में देख लेते हैं। इनके विवाह भाव का स्वामी शुक्र है और विवाह भाव का जो स्वामी जो शुक्र है यह सूर्य के नक्षत्र में बैठा है और एक ग्रह केतु है जो कि शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो विवाह के लिए शुक्र हो गया और केतु हो गए, ये सारी चीजें योग बनाएंगी। विवाह के लिए हमें D9 भी देखना चाहिए, नवमांश कुंडली पर आ जाते हैं। और दशाओं को देखें तो अभी शुक्र की महादशा तो चल रही है।
विवाह का योग कब आ सकता है, इसकी चर्चा हम करें तो इनका विवाह विवाह की एज के अनुसार हम देखें तो उस समय सूर्य की महादशा चल रही होगी। सूर्य की महादशा में विवाह की संभावनाएं बनेंगी। पहली संभावना जो बनेगी, सूर्य की महादशा में जब गुरु का अंतर रहेगा 2000 अक्टूबर 2033 से अगस्त 2034 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है ये विवाह भाव के स्वामी शुक्र पर दृष्टि डालेगा, और गुरु जो है जिसकी महादशा होगी सूर्य की उसके ऊपर भी दृष्टि डालेगा। तो यहाँ पर सूर्य में गुरु की अंतर्दशा में पहले विवाह का एक समय आ जाएगा, एक विवाह का समय यहाँ पर आएगा। अगर यह समय मिस होगा, क्योंकि ये योग भी प्रबल है, कुंडली में लेट मैरिज का योग नहीं है, द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हो, अष्टम भाव में शुभ ग्रह हो, कुंडली मांगलिक ना हो तो विवाह में देरी नहीं होती है। तो यह योग भी मजबूत है। गुरु को क्यों लिया गया, इसको समझने का प्रयास करिएगा। गुरु को इसलिए लिया गया क्योंकि गुरु यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा है और शुक्र को देख रहा है। गुरु जिसको देखता है उस ग्रह का फल देता है अपनी दशांतर दशा में। तो गुरु शुक्र को देखेगा तो शुक्र से काम निकलवाएगा, यानी इस दशा में विवाह और धन की वृद्धि दोनों का योग बनेगा। और गुरु अगर हम देखें तो D9 में नौमांश कुंडली के लगन को भी देख रहा है। तो इस प्रकार से पहला योग सूर्य में गुरु, और दूसरा योग जो बनेगा सूर्य में बुध में बनेगा। बुध में क्यों, क्योंकि बुध नौमांश कुंडली का लग्नेश है, और लगन कुंडली में भी बुध को भी गुरु देख रहा है। तो सूर्य में बुध की अंतर्दशा में जब शुक्र का प्रत्यंतर आएगा तो उस समय भी योग बनेगा, और यह शुक्र का प्रत्यंतर आएगा कब, यह भी चेक कर लेते हैं। सूर्य में बुध में शुक्र का प्रत्यंतर आएगा 2035 में, यानी कुल मोटा मोटी मिला के कह सकते हैं कि 2035 में या फिर विवाह होगा, या फिर जब सूर्य में गुरु में शुक्र आएगा 34 मार्च 2034 से यह विवाह का योग प्रबल हो रहा है। मार्च 2034 से लेकर के सितंबर 2035 के बीच में विवाह का योग बनेगा। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा से यही टाइम फिक्स है, और इसी समय में विवाह का योग बहुत ही प्रबल रूप से आएगा। लगभग 27 साल की आसपास में विवाह हो जाने के पूरे पूरे चांस दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो विवाह भाव में राशि है, यह तुला राशि है। विवाह भाव का स्वामी शुक्र दक्षिण दिशा का स्वामी है, बैठा भी दक्षिण दिशा की राशि में है, तो विवाह की संभावना दक्षिण दिशा में है। अब वह थोड़ा सा पश्चिम दिशा लिए हुए भी हो सकता है, दक्षिण और पश्चिम के कॉर्नर में विवाह की संभावना रहेगी। अब इनके प्रश्नों पे आ जाते हैं। इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होगा। वैवाहिक जीवन एकदम ओके रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नवमांश कुंडली के लगन और चतुर्थ में भी क्रूर ग्रह नहीं है, और कुंडली मांगलिक भी नहीं है। सप्तम भाव के स्वामी पर गुरु की दृष्टि है। पत्नी आपकी चूंकि शुक्र स्वामी है और स्वराशि का है, मॉडर्न तरीके से रहने वाली, अच्छे रंग रूप वाली रहेंगी। पत्नी आपको मॉडर्न आधुनिक शरीर से और मन से दोनों प्रकार से अच्छी पत्नी मिलेगी। आप की जहाँ तक सफलता का सवाल है, सफल आप होंगे जीवन में। दसम भाव पर दसम भाव के स्वामी की दृष्टि और D10 दसमांश कुंडली का अच्छा हो जाना बता रहा है कि आप सफल होंगे, क्योंकि दसमांश कुंडली के दसम भाव में मंगल स्वाग्रही है, और यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि है। कैरियर आपका काफी अच्छा रहेगा, आप सफल रहेंगे, और आप यही फील्ड पकड़िएगा, लॉ का ही फील्ड पकड़िएगा। पुत्र संतान होगा, लेकिन थोड़ा सा विलंब होने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि इनका अगला प्रश्न संतान से जुड़ा हुआ था। इन्होंने पूछा हुआ है, अगर शरीर पे ध्यान दूं बॉडी बनाने पर तो क्या मैं मास्कुलर बॉडी बना पाऊंगा। मेष लगन है, लग्नेश एकादश भाव में है, और अष्टम भाव पीड़ित भी नहीं है, इसलिए आप शरीर बनाने पर ध्यान देंगे तो अच्छी गठीली शरीर बनाने में सक्षम हो सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा इनका मन नहीं लग पा रहा है, क्या कारण है जानना चाह रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में मन न लगना, एक तो देखिए अभी आपकी कुंडली के अनुसार एक तो शुक्र में शनि का अंतर शुरू हो चुका है, यह टाइम थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में डिस्टरबेंस पैदा करता है। दूसरा, इस कुंडली में ये जो बुध बैठा हुआ है, ये बुद्धि को केंद्रित नहीं होने देता। ये बुध के कारण से ही थोड़ी सी समस्याएं बन रही हैं।
और बुद्धि भाव का स्वामी सूर्य भी 12वें में गया हुआ है। तो जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, पढ़ेंगे कुछ और ध्यान चला जाएगा किसी दूसरे विषय पर। तो ये बुध के कारण से समस्याएं हैं। बुध के लिए जप और दान वगैरह करने से पढ़ाई लिखाई में और अधिक मन लग सकता है आपका। दूसरा, आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है ये शुक्ल पक्ष का नहीं है, सूर्य के पीछे बैठा हुआ है। चंद्रमा के लिए मोती पहन लेंगे, इससे भी पढ़ाई लिखाई में मन और अधिक लगने लगेगा। वैसे अगर स्टोन की बात करें तो मोती आपको लाइफ टाइम पहन के रखना चाहिए। मंगल के लिए लाल मूंगा नहीं पहनना है, सफेद पहनना है। राहु के साथ है ना, तो इसलिए लाल पहनेंगे तो चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। तो यही दो स्टोन आपके लिए बनेंगे, सफेद मूंगा और मोती धारण करिए। इससे जो है ये मूंगा पहनने से बॉडी वगैरह थोड़ा बिल्डअप करने में मदद मिलेगा। चंद्रमा का पहनने से मन थोड़ा सा केंद्रित होगा। बुध का करने से बुद्धि एक जगह पर फोकस कर पाएगी, एक साथ कई चीजों को नहीं सोचेगी। तो ये आप करेंगे तो इससे आपके लिए काफी अच्छा हो जाएगा। भूमि भवन वाहन का सुख काफी अच्छा है। मजबूत और अच्छी घर और गाड़ी का योग है। एक से अधिक भवन आपके रहेंगे, जमीन आपके पास कई सारे रहेंगे। धन आदि आप काफी कुछ अर्जित कर पाएंगे। लॉ करिएगा, वकील बन सकते हैं आप। जहां तक सरकारी वकील बनने का सवाल है तो सूर्य तो चला गया है 12वें भाव में और बैठा है नीच ग्रह बुध के नक्षत्र में। तो सरकारी की भी संभावनाएं D10 से तो दिख रही हैं, यहाँ लगन में है, यहाँ मंगल है। तो आप प्रयास कर सकते हैं सरकारी वकील बनने के लिए भी। जहां तक विवाह का सवाल है तो यहाँ पे 7वें का स्वामी शुक्र है और पंचम का स्वामी यहाँ पर सूर्य है। दोनों का संबंध नहीं बन रहा। शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि भी है, इसलिए आप थोड़ा सा जो है रसिक स्वभाव के तो होंगे, लेकिन प्रेम विवाह के कुंडली में कोई बहुत स्पष्ट योग नहीं है। अरेंज मैरिज ही होने की संभावना इस कुंडली से बनती हुई नजर आ रही है। मान सम्मान आदि की प्राप्ति होगी, लग्जरी जीवन में रहेगी और माता और पिता का सुख भी काफी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। विश्व स्तरीय प्रसिद्धि या बहुत बड़े स्तर की प्रसिद्धि ऐसा कुछ कुंडली में नहीं है, क्योंकि कुंडली में डायरेक्टली कोई बहुत अच्छे राजयोग नहीं आए हैं। ग्रहों की प्लेसमेंट ठीक है, इसलिए कुंडली अच्छी है। तो कोई महापुरुष योग, अत्यधिक प्रसिद्धि या अत्यधिक नाम हो जाना, ऐसा होना कि आपके जाने पर लोग कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाएं, ऐसा कोई योग बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपके निजी जीवन में जो आपके संपर्क में है, आपका जो समाज है, वहां पे आपको मान सम्मान आपको मिलेगा। और लॉ के ही और साथ ही साथ प्रॉपर्टी, इन दोनों चीजों से जुड़ा हुआ बिजनेस आप कर सकते हैं। इन्होंने पूछा है किस प्रकार की पूजा आराधना करें। भगवान शिव और देवी दुर्गा की उपासना आप करिएगा। मेष लगन है तो मेष लगन में भगवान शिव, देवी दुर्गा, हनुमान जी, गणेश जी ये इष्ट देवता बनते हैं। तो और चूंकि चंद्रमा नवम भाव में है तो देवी दुर्गा आपके लिए काफी सहायक रहेंगी, उनकी आप उपासना कर सकते हैं। मोती और सफेद मूंगा आपको पहनना है। अब यहाँ पर एक चीज और आप कर सकते हैं, जैसे मेष मतलब क्या होता है, भेड़ होता है। तो मेष लगन वाले बहुत ऊंचाई नहीं पाते हैं, यानी लंबाई इनकी बहुत अधिक नहीं बढ़ पाती है। लग्नेश भी स्थिर राशि में है, तो थोड़ा सा आपको अपने हाइट पे ध्यान देने की जरूरत खुद ही है। और दूसरी चीज, जब आप मोती पहनेंगे तो इससे भी असर आएगा, आपकी लंबाई वगैरह भी बढ़ेगी। अब हम सरसरी तौर पे आपकी अन्य वर्ग कुंडलियों पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले D3 पर आ जाते हैं। D3 के लगन में केतु महाराज बैठे हैं। लग्नेश मंगल एकादश भाव में गया हुआ है। ठीक है, आप शारीरिक रूप से सक्षम और परिश्रमी रहेंगे। D4 पे चलते हैं चतुर्थांश कुंडली में। चतुर्थांश कुंडली कर्क लगन की है, लगन पीड़ित नहीं है। लग्नेश आपका छठे भाव में गया हुआ है, यानी भूमि और भवन से जुड़ा हुआ जो काम काज होगा उसमें कुछ ऋण वगैरह लेने की जरूरत आपको पड़ेगी। यहाँ पर बुध चतुर्थांश में भी नीच का हुआ है, यानी बुध वीक हो रहा है ज्यादातर मामलों में। तो बुध के लिए आप बुध के वस्तुओं का दान और बुध के लिए जो है जप वगैरह करा सकते हैं। D9 अगर देखें तो लगन यहाँ पर मिथुन बनता है। मिथुन लगन का स्वामी बुध है, जो कि अच्छी स्थिति में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। आपके पत्नी का चाल चरित्र सब कुछ अच्छा रहेगा। पत्नी आपको तार्किक मिलेंगी। गुरु की भी दृष्टि लगन पे आ गई है,
यानी पत्नी आपकी काफी सुशील, सुंदर और सभ्यता से परिपूर्ण रहने वाली है। द्वितीय भाव में बुध बैठा हुआ है, इसलिए आपकी पत्नी हमेशा तर्कपूर्ण वाणी का प्रयोग करेंगी। तृतीय भाव पे गुरु की और शनि की, सूर्य की दृष्टि है। पत्नी आपकी शारीरिक रूप से सक्षम होंगी और मेहनत आदि करने में आनाकानी या बहाना नहीं बनाएंगी। भूमि भवन वाहन का सुख यहाँ भी काफी ठीक है। यानी कुल कुल मिलाकर के कुंडली काफी ठीक नजर आ रही है और पति पत्नी दोनों लोग हवाई यात्रा और कभी विदेश आदि भी सैर सपाटे के लिए जा सकते हैं। अब आ जाते हैं आपके अष्टक वर्ग पर। अष्टक वर्ग की कुंडली से हमें जानकारी मिल जाएगी। लगन में 25 पॉइंट बने हुए हैं, एवरेज पॉइंट 28 होते हैं। 25 पॉइंट होने के नाते व्यक्ति के अंदर थोड़ा जोश और उत्साह की ये पूर्ति करता है, लगन कुंडली को सपोर्ट करता है। लगन कुंडली अच्छी है, लगन कुंडली में मंगल अच्छा है, तो यहाँ पर 25 पॉइंट कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये 25 पॉइंट जो है ये पर्याप्त हो जाएगा मेष लगन वालों के लिए। द्वितीय भाव को देखें तो 30 बिंदु है, लाभ भाव में 30 है, व्यय में 27 है। व्यय भाव के पॉइंट जो होते हैं ये धन से और लाभ से कम हो तो व्यक्ति जीवन में कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, काफी सुखी और संपन्न हो जाता है। तृतीय भाव में 23 पॉइंट है, जीवन में शारीरिक श्रम बहुत नहीं करना पड़ेगा। चौथा भाव भी कुंडली में अच्छा है, यहाँ पर थोड़े पॉइंट कम है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है अगर कुंडली में अच्छा है। संतान भाव थोड़ा सा गड़बड़ था लगन कुंडली में, यहाँ भी गड़बड़ है, दोनों सेम डायरेक्शन में वादा कर रहे हैं। लगन कुंडली में भी संतान में थोड़ी दिक्कत थी, यहाँ भी अष्टक वर्ग में भी है, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो फल घटित होता है, यानी संतान की बाधा कुंडली में है। कंपटीटर्स आपके जीवन में अच्छे मिलेंगे और पति पत्नी में पत्नी थोड़ा सा आपकी ज्यादा हावी रहेंगी, क्योंकि लगन में 25 है और पत्नी भाव में 31 है। आयु और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भाग्य आपका ठीक ठाक रहेगा, भाग्य से ज्यादा आप कर्म पर विश्वास करेंगे, क्योंकि भाग्य के पॉइंट अधिक हो तो व्यक्ति भाग्यवादी हो जाता है, अन्यथा कर्मवादी। और जो कर्म आप करेंगे उससे अच्छा खासा लाभ पाने का भी योग यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुंडली कुल मिलाकर के आपकी ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको परेशान करे। वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है, सूर्य की महादशा शुरू होगी आपकी अक्टूबर 2021 से, और सूर्य 12वें भाव में बैठा हुआ है। उस समय में पिता की सेहत से जुड़ी हुई कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा, पिता के लिए थोड़ा सा गड़बड़ होता है 12वें का सूर्य, और यह सूर्य 12 में बैठा है, इस समय ये आपको दूर स्थानों की यात्रा, विदेश आदि की तरफ ले जा सकता है। सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा आएगी, मंगल की आएगी, सूर्य चंद्रमा मंगल और ये सब राहु, फिर गुरु। राहु की दशा तक तो बड़ा अच्छा चलेगा सब कुछ, गुरु की दशा में भी ठीक चलेगा, लेकिन चूंकि उस समय उम्र भी अधिक हो चुकी होगी और गुरु की 12वें पे दृष्टि है, इसलिए गुरु की दशा में भौतिकता पर कम, आध्यात्मिकता पर ज्यादा ध्यान आपका चला जाएगा 2072 से। अब आपको उपाय क्या करना है? बुध के लिए जप और दान करवाना है, मंगल के लिए सफेद मूंगा और चंद्रमा के लिए मोती पहनना है। इतने उपाय आपको करने की जरूरत